हमने शनिवार को हमने पढ़ा था सिस्टर इग्निशिया के बारे में। उन्होंने कैसे डॉक्टर बॉब के साथ मिलके और अपने ही बलबूते पे भी एक्रॉन में और क्लीवलैंड में दोनों जगह एक कैसे सेवा करी, एक का प्रचार किया, मरीजों की शराबीपन से पीड़ित लोगों की कैसे मदद करी और भारी संख्याओं में। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं और कैसे हमने ये भी पढ़ा कि कैसे जो धार्मिक अस्पताल हैं उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकते हैं शराबीपन के उपचार में। आगे हम तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं। In 1949, 10 years after the start of Dr. Bob and Sister Ignatia's pioneering, the importance of this work was deeply recognized by A throughout Ohio. अब इस काम की जो महत्वपूर्णता थी, अहमता थी, कितना ये काम जान बचाने वाला सिद्ध हो सकता है, यानी कि वाइटल सिद्ध हो सकता है, इस बात को रियलाइज किया, इस बात की महत्व को समझे लोग और डीपली रियलाइज थ्रू ओहायो स्टेट में। अभी देखो इतना ज्यादा नहीं फैला था अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तो अभी ये स्टेट लेवल पे ही बात कर रहा है कि ओहायो स्टेट में किस तरह से इसकी बात जो थी, इसको एक मान्यता सी प्राप्त हुई। A committee was formed to place a plaque in the alcoholic ward of St. Thomas Hospital, a memorial which would clearly show what so many of us really thought and felt. देखो कहाँ से भूख लगी होती थी सेंट थॉमस हॉस्पिटल में, चोरी छुपके गैर कानूनी रूप से बीमारियों को छुपा के, बीमारियों को अलग नाम देके और शराबीपन से पीड़ित लोगों को अस्पताल के अंदर किसी न किसी तरह से दाखिल किया जाता था। डॉक्टर बॉब उनमें से खुद एक थे। अब उसी हॉस्पिटल में एक अल्कोहलिक वार्ड बन गया सेंट थॉमस हॉस्पिटल, यानी कि उसको इन 10 साल में कितनी मान्यता प्राप्त हो गई है, कितना लोग समझ चुके हैं, कितनी स्वीकारता आ गई है हॉस्पिटल अथॉरिटीज में भी और आम जनता में भी शराबीपन को लेकर। ये जो है ये एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात हुई थी इन 10 साल में। तो एक कमेटी बनाई गई थी, तो एक प्लाक लगाएंगे वहां पे। प्लाक का मतलब होता है एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ, एक लकड़ी का या मेटल का या पोर्सलिन का, इट कैन बी एनी मटेरियल। ये एक बोर्ड लगा होता है जो आमतौर पे दीवार में माउंट किया जाता है, लगाया जाता है, और ये लगाया जाता है किसी, या तो किसी घटना जो घटित हुई है उसकी याद में, या किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व की याद। पर्सनैलिटी और इवेंट इज रिमेम्बर्ड, कमेमोरेटेड, यानी कि उसको एक एप्रिसिएशन के साथ सराहना करते हुए याद किया जाता है। तो ऐसा एक प्लाक हॉस्पिटल में लगाया जा रहा था। एंड आई वाज आस्क्ड क्लियरली what so many people, I was asked to write the inscription। बिल अपने बारे में बात कर रहा है कि इंस्क्रिप्शन लगाना है एंड प्रिसाइड एट द डेडिकेशन। और जब उसको प्लाक को डॉक्टर बॉब को सिस्टर एग्निशिया को डेडिकेट करते थे, तो उसको वहां पे आमंत्रित किया गया था टू कैरी आउट द प्रोसेस। दो एन हैड रिसेंटली पास्ड अवे, एन का निधन हो गया था 1949 में, निधन हो गया था उसका। डॉक्टर बॉब थे, बीमार थे, कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन जिंदा थे। डॉक्टर बॉब कुड स्टिल बी विद अस। Characteristically, Sister Ignatia would not let her name appear on the inscription। और सिस्टर इग्निशिया का जो एक देखो, एक एनोनिमिटी बोल दीजिए आप इसको, ह्यूमिलिटी बोल सकते हैं इसको, जो भी नाम देना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टर इग्निशिया का क्या रवैया रहा था कि वो जो कर रही थी काम, वो किसी ऐसे मकसद से नहीं कर रही थी कि उनका प्रचार हो या उनको अवार्ड मिले या उनको सराहना करें लोग, या नाम हो या पैसा कमाए, प्रतिष्ठा हासिल हो, उनको नहीं। बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, इतने निस्वार्थ भावना से कि वो ये भी नहीं चाहती थी कि उनका नाम कहीं पे आए। लेकिन जो आदमी या औरत ऐसा काम करती है, नाम तो आना था, इसलिए हमारी किताबों में उनका नाम एक नहीं सैकड़ों बार लिया गया है। दुनिया को उनके बारे में पता है, हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ने तक उनको लेटर लिखा था उनके काम की सराहना करते हुए। तो ये चीजें छुपती नहीं है, लेकिन सिस्टर इग्निशिया अपनी तरफ से, सिस्टर इग्निशिया ने कभी भी अपने नाम को लेके, और वो नहीं चाहती थी उनका नाम उभर के सामने। It was Sunday afternoon, April 8th, 1949, that we unveiled and presented the memorial plaque to the hospital। हॉस्पिटल को समर्पित किया गया है 8 अप्रैल 1949 को, और वो एक सैटरडे था, दोपहर की बात थी।
Its inscription read as follows. क्या लिखा था उस प्लाट में? In gratitude, आभार व्यक्त करते, the friends of Dr. Bob and Anne affectionately dedicate this memorial to the sisters and staff of St. Thomas Home. समर्पित किया गया है सिस्टर एंड स्टाफ सेंट थॉमस हॉस्पिटल को डॉक्टर बॉब और एन द्वारा. At Akron, birthplace of Alcoholics Anonymous. Akron को Alcoholics Anonymous का जन्मभूमि मानी जाती है. तब से लेकर आज तक यहीं पहली बार बॉब और बिल मिले थे. यहीं पे तीसरे अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर उन्होंने ढूंढा था. यहीं पे चौथा ढूंढा था और एक तरीके से यही से शुरुआत हुई. उसके बाद न्यूयॉर्क में साइमल्टेनियसली धीरे धीरे करके आदमी काम होता रहा. एक्रॉन में भी हुआ, क्लीवलैंड में भी हुआ, लेकिन जन्मभूमि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की अगर किसी जगह को मानी जाती है तो वो है एक्रॉन, birthplace. St. Thomas Hospital became the first religious institution ever to open its door to our society. ये पहली धार्मिक संस्था और जिसने अपने द्वार, अपना हृदय, अपना दिल खोला Alcoholics Anonymous के लिए. May the loving devotion of those who labored here in our pioneering time, pioneering time मतलब शुरुआती दौर में जो था, जिन्होंने यहाँ पे मेहनत करी, परिश्रम करी, be a bright and wondrous example of God's grace everlastingly set before us all. एक मिसाल बन के, एक विटनेस बने इस चीज को लेके कि ईश्वर की कृपा जब पड़ती है तो एवरलास्टिंगली यानी कि हमेशा के लिए हमारे ऊपर रहती है. और ये हमारे लिए एक मिसाल, एक उदाहरण, एक प्रोत्साहित करने वाली चीज जो है बन के सामने है. तो ये था इंस्क्रिप्शन लिखा था बिल ने इस प्लाक के ऊपर जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अल्कोहलिक वार्ड में लगाया गया. थोड़ी देर अब हम मूव टुवर्ड्स डॉक्टर बॉब नाउ. डॉक्टर बॉब के बारे में मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा. डॉक्टर रॉबर्ट हॉलब्रोस्ट स्मिथ था नाम का और उनके बारे में हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं. आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट माय सेल्फ ओवर हियर. वी ऑल नो अबाउट डॉक्टर बॉब बट वी विल गेट टू नो मोर अबाउट हिम एज वी कीप रीडिंग द पेजेस. इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. मेरा कहने का मतलब ये था. Everyone remembers Dr. Bob's famous final admonition to Alcoholics Anonymous. सबको याद है. फेमस यानी कि इसके बारे में सबको पता है. फेमस होता है फाइनल क्योंकि इसके बाद वो मरी गई, मृत्यु हो गई थी. एडमोनिशन वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. एडमोनिशन का मतलब होता है किसी चीज की बड़े प्यार से सुझाव के रूप में लेकिन हल्की सी चेतावनी देना. इट्स अ सजेशन विद अ वार्निंग हिडन इन इट समवेयर. सुझाव है, बड़ा प्यारा सुझाव है, बड़े आराम से देने वाला, ह्यूमिलिटी के साथ है, लेकिन कहीं पे इस पे एक चेतावनी सी छुपी हुई. इस पे गौर देना जरूरी है. लेट्स नॉट लाउज दिस थिंग अप, लेट्स कीप इट सिंपल. तो इस चीज को लाउज नहीं करना है, इसको सिंपल रखना. लाउज के दो मतलब होते हैं. लाउज होता है, अगर एक नाउन की तरह से देखें तो लाउज का मतलब होता है जू. सिर में जुएं हो गई, जू हो गई, तो लेट्स नॉट लाउज दिस थिंग अप. लेकिन अगर वर्ब की तरह देखें तो लॉस का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, स्पॉइल करना, किसी चीज को कॉम्प्लिकेट कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना. तो हम यहाँ पे वर्ब की तरह लॉस को पढ़ेंगे. तो डॉक्टर बॉब के लास्ट वर्ड्स थे, लेट्स नॉट लॉस दिस थिंग अप, लेट्स कीप इट सिंपल. ये एक ऐसा दौर था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कि बहुत सारे टकराव हो रहे थे. चुनौती भरा टाइम था. और जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड्स ने आके जो मीडिएशन किया, जो एक दोस्ताना यूनिटी बना के रखी, जिसकी वजह से ये आज तक कायम, क्योंकि उस टाइम परंपराएं नहीं थी. तो इस समय जो कशमकश चल रहा था एक ही दीवारों के अंदर, वहां पे डॉक्टर बॉब की अहम भूमिका थी और उन्होंने एक चेतावनी दी थी अपनी मृत्यु के जस्ट पहले कि इस चीज को कॉम्प्लिकेट मत करो, इस चीज को एक पर्सनल इशू मत बनाओ, निजी इसमें चीजें मत लाओ, लॉस मत करो, मतलब कॉम्प्लिकेट मत करो, स्पॉइल मत करो, रैक मत करो. उसको सिंपल रखो, बिल्कुल सिंपल रखो. अगर परंपरा है, अगर कोई ट्रेडिशन है तो उसको फॉलो करना है तो फॉलो करना है. ज्यादा गहराई में जाके पर्सनालिटीज को बीच में लाके और रैशनलाइज ज्यादा करके और इसमें इसको बिगाड़ सकते हैं हम, यूनिटी भंग हो सकती है. उसको लॉस ना करके सिंपल. ये डॉक्टर बॉब की फाइनल एडमोनिशन थी. And I recall my own tribute in the grapevine to his great simplicity and strength. इसमें इसके बारे में बिल्डअप ने खुद ग्रेपवाइन में एक आर्टिकल लिखा था
डॉक्टर बॉब के बारे में। उनकी जो सरलता थी और उनकी जो शक्तियां थी साथ में, सरलता के साथ शक्ति, सरलता के साथ स्ट्रेंथ जो थी, सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेंथ, उसके बारे में ग्रेप वाइन में लिखा था। Serenely remarking to his attendant, I think this is it. Serenely मतलब बड़े आत्म शांति के साथ मरने से पहले जो अटेंडेंट उनके साथ था उसको उसने बोला, डॉक्टर बॉब ने बड़े प्यार से बोला, आई थिंक दिस इज इट, यानी कि मुझे लगता है कि मेरा अंत आ गया है, समय आ गया है। डॉक्टर बॉब passed out of sight and hearing November 16, 1950 at noonday. noonday मतलब 12 बजे दोपहर को, नून 16 नवंबर 1950 अपनी आखिरी सांस ली डॉक्टर बॉब। So ending the consuming malady in the course of which he had shown us how high faith can rise over grievous distress. Consuming malady, जैसे कि हम सबको पता है ये कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी, और कैंसर को कंज्यूमिंग मैलिडी बोला गया है। कंज्यूमिंग मतलब जो अंदर से खाई जा रही है, आदमी के शरीर को नष्ट कर रही है। मैलिडी मतलब डिजीज, तो कंज्यूमिंग मैलिडी यानी कि कैंसर के भयानक बीमारी से लड़ते हुए वो ये बता रहा है कि डॉक्टर बॉब हैड शोन हाउ हाई फेथ कैन राइज ओवर ग्रीवियस डिस्ट्रेस। मतलब किसी कितनी भी भयंकर किस्म की ग्रीवियस पीड़ा हो, डिस्ट्रेस हो, लेकिन उसके ऊपर भी अगर विश्वास अटल है तो वो हमेशा ही विजय रहेगा। और ये चीज डॉक्टर बॉब के जो आखिरी दिन थे उन्होंने इस चीज का यहाँ पे उदाहरण, as he had lived so he died, supremely aware that in his father's house are many mansions। यानी कि उनको ये विश्वास था, सुप्रीमली अवेयर, एक विश्वास तो उनका अटल विश्वास था कि ऊपर ईश्वर उनके परम पिता के घर में कई ऐसे स्थान हैं जहां उनको जरूर जगह मिलेगी। उनको यहाँ अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनको किसी बात के लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं। तो जैसे वो जिए थे वैसे ही उसी विश्वास के साथ उनकी मृत्यु। Among all those he knew, memory was flood tide। जो भी उनको जानते थे उनके लिए उनकी जो यादें थी ना वो लहरों से भरी तेरी यादें, यानी कि लहर जैसे फ्लड टाइड, यानी कि फ्लड में जो टाइड्स होते हैं ना बहुत हाई होता है ना, तो यहाँ पे तुलना करेंगे जो यादें थी ना वो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली और बहुत ही याद रखने वाली और बहुत ही यहाँ पे इनकी अहम भूमिका थी उन यादों की जो बार बार उमड़ उमड़ के आ रही थी डॉक्टर बॉब के लिए। बट हु कुड रियली से व्हाट थॉट एंड फेल्ट बाय, I'll read that again, sorry. But who could really say what was thought and felt by the 5,000 sick ones to whom he personally ministered and freely gave a physician's care? 5,000 लोगों को उसने जो यहाँ पे मिनिस्टर्ड, या मिनिस्टर्ड वर्ड का हमने मतलब पढ़ा था कि यहाँ पे एकजुट होकर किसी के साथ टीम बना के किसी नेक कार्य में काम करना, किसी को ऊपर उठाना, किसी मीनिंगफुल काम में अपनी मदद करना, मिनिस्टर करना, टीम बना के। तो यहाँ पे 5,000 लोगों का जिसका उन्होंने उपचार किया, उनको उनके बारे में उनके क्या सोच रहे थे, जिनको फिजिकल केयर और फिजिशियंस केयर, यानी कि फिजिशियन के नाते और एक अल्कोहलिक के नाते दोनों ही जरियों से उन्होंने किस प्रकार से उनकी मदद की। Who could possibly recall the reflections of his townsmen who had seen him sink almost into oblivion, then rise to anonymous world renown? या उनके शहर के जो लोग थे जिन्होंने देखा था उसको डूबते हुए, ओब्लिवियन में जाते हुए, मतलब एकदम से खत्म था आदमी, और वो आदमी जो एकदम खत्म था वहां से उभर के ऐसे आया कि वर्ल्ड रिनाउंड, आई कॉल राइज टू एनोनिमस वर्ल्ड रिनाउंड, यानी कि एनोनिमस रहा लेकिन दुनिया में किसको नहीं पता था डॉक्टर बॉब के बारे में। नॉट ओनली एज अ को-फाउंडर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बट एज अ गुड डॉक्टर एंड अ चैंपियन इन द फील्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल इन रिकवरी। तो ये जो यादें थी उनको देखा था उनके शहर के लोगों ने कैसे एक आदमी का इस हद तक पतन हो गया था, ऑब्लिवियन तक पहुंच गया था, कहीं उसका कहीं कोई दिख नहीं रहा था उसका बचने का कोई संभावना, लेकिन वहां से कैसे उभर के वो वापस आया और एनोनिमस वर्ल्ड रिनाउंड, यानी कि एनोनिमस होते हुए भी पूरे विश्व में उसका नाम हुआ। Who could express the gratitude of tens of thousands of families who had so often heard of him but had never seen him face to face? 10,000 से ऊपर फैमिलीज। एक शराबी जब उपचार में आता है, रिकवरी आता है, ठीक करता है, तो वो तो ठीक होता है, लेकिन उसके साथ जो उसका जो परिवार है
और एक शराबी के घेरे में एक परिवार नहीं आता है, बहुत परिवार आता है। अगर वो शादीशुदा है तो उसका परिवार तो आएगा, उसकी वाइफ का परिवार भी आएगा। अगर वो उसके बच्चे अगर बड़े हैं तो उनके बच्चों का भी अलग से अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो वो भी आएगी। तो एक शराबी जब शराब पी रहा होता है तो उससे कितने लोग इफेक्ट होते हैं। वैसे ही जब वो शराब से दूर होता है, उपचार में आता है, रिकवरी में आता है, तब कितने लोगों की भलाई होती है। तो उन सब कि यहाँ पे डॉक्टर बॉब के प्रति आभार जो है वो व्यक्त करने में, जो कभी नहीं मिले डॉक्टर बॉब से, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसके बारे में इतना पता था और उनके जीवन के ऊपर इस तरह से एक असर छोड़ा डॉक्टर बॉब ने, उनके बारे में भी यहाँ पे बिल्डअप ने लिखा। And what were the emotions of those nearest to him as they thankfully pondered the mystery of his regeneration 15 years before and all its vast consequences since? जो उन्हें उनके 10 करीब लोग थे, था ना, 11 उनका बजे ज्यादा पहुंचने सफर के नहीं लिए। रहा। समरीज माइक इज अनम्यूट, प्लीज टेक केयर। उनका ज्यादा उसके साथ जो था 15 साल सिर्फ 1935 में वो आए, 1950 में उनका निधन हो गया। लेकिन जो जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, रीजनरेशन 15 years बिफोर एंड ऑल ऑफ इट्स वास्ट कॉन्सिक्वेंसेस सिंस। रीजनरेशन, उभर के किसी चीज का रीजनरेट होना मतलब पुरानी चीज खत्म होकर एक नई चीज बन रही है। जो पुराना डॉक्टर बॉब था वो खत्म हो गया, उन 15 साल में वो नया डॉक्टर बॉब उभर के सामने आया, रीजनरेट हुआ है। जो लोग उससे करीबी थे उन्होंने इस रीजनरेशन के वो गवाह थे। Only the smallest fraction of this great blessing could be comprehended. We could only say what indeed has God wrought. यानी कि सिर्फ एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी इस चीज की, और हम सिर्फ ये कह सकते थे कि what indeed has God wrought, कि ईश्वर ने ये किस प्रकार से काम किया। रॉट का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। जैसे हम बोलते हैं रॉट आयरन, यानी कि किसी किसी चीज को ठोक ठोक के उसका आकार जो था जो है बदल देना, किसी चीज को, नई चीज को मैन्युफैक्चर करना, उत्पाद करना किसी चीज का। तो ये भगवान ने क्या चीज बनाई है, और एक प्रश्न चिन्ह लिखा है इसमें, यानी कि किस तरीके से भगवान काम करता है और किस तरीके से काम करके डॉक्टर बॉब की रीजनरेशन, ये एक मिसाल है ईश्वर के रहस्यमय तरीकों। नेवर वुड डॉक्टर बॉब हैव अस थिंक हिम एज अ सेंट और सुपरमैन। डॉक्टर बॉब अपने आप को कभी ये नहीं कहता था कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, मैं एक सेंट हूँ, संत की उपाधि दो मेरे को, या मैं सुपरमैन हूँ, मेरे में सुपरमैन में क्या पावर्स है, मैं उड़ भी सकता हूँ ना। डॉक्टर बॉब ने कभी किसी को सबको बोला कि मेरे को इस नजर से मत देखो। नॉ वुड ही हैव अस प्रेज हिम और ग्रीव हिज पासिंग। मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे दुख पे निडर करने की, मेरे मृत्यु पे निडर करने की जरूरत है। तो ह्यूमिलिटी जो थी उसकी डेफिनेशन भी लिखी है डॉक्टर बॉब ने, बहुत प्यारी डेफिनेशन लिखी है। अगर टाइम होगा तो बाद में हम उसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ह्यूमिलिटी को डिफाइन किया है। और ह्यूमिलिटी का मुख्य तंत्र यही है कि मेरे को ना मेरी बढ़ाई करने की जरूरत है अगर मैं कोई अच्छा काम करूं, ना ही मेरे अगर कोई बुरा काम करूं तो मैं अपने आप को विचलित समझूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद, मेरे निधन के बाद किसी को कोई शोक मनाना पड़े या अत्यंत पीड़ा हो। नहीं, we can almost hear him saying to us, seems to me you folks are making heavy going। इस चीज को बड़ा बहुत बड़ा बना रहे हो यार। आई एम नॉट टू बी टेकन सो सीरियसली एट ऑल, मेरे को इतनी गंभीरता से नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आई वॉज ओनली अ फर्स्ट लिंक इन दैट चेन ऑफ प्रोविडेंशियल सर्कमस्टांसेस व्हिच इज कॉल्ड ए। बहुत प्यारा सेंटेंस है, यानी कि जो जिसको हम ए कहते हैं, मैं एक कड़ी है वो, उस कड़ी का मैं पहला एक हिस्सा हूँ, यानी कि जो चेन है उसका पहला लिंक, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। प्रोविडेंशियल सर्कमस्टांसेस, यानी कि भगवान ने कैसे रहस्यमय तरीकों से, एक दिव्य शक्ति से, ये एक दिव्य प्लान था, जब जो प्लान था, जो डिवाइन प्लान था, उसके मुताबिक चीजें होती चली गई। वो चीजें जो होती चली गई उस कड़ी का मैं एक पहला हिस्सा हूँ, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बाय ग्रेस एंड गुड फॉर्च्यून माय लिंक डिड नॉट ब्रेक, लेकिन वो कड़ी जो थी टूटी नहीं, ईश्वर की कृपा रही। मेरा ये सौभाग्य था कि वो कड़ी टूटी नहीं, डॉक्टर बॉब यहाँ पे कहते हैं, और वो कड़ी चलती गई। बाय ग्रेस एंड गुड फॉर्च्यून माय लिंक डिड नॉट ब्रेक, though my faults and failures often might have brought out that unhappy result। मेरे में भी कमियां हैं, ईश्वर, मैं भी एक इंसान हूं, तो हो सकता है कि मेरे में जो खामियां थी और मैं जिन चीजों में असफल रहा, हो सकता था कि वो कड़ी टूट जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
I was just another alcoholic trying to get along under the grace of God. Forget me, but go you and do likewise. मेरे बारे में भूल जाओ यार, मैं सिर्फ एक कड़ी था, मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत थी, मेरे बारे में भूल जाओ, आगे बढ़ो ताकि ये कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे। सॉरी, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो संस्था है वो चलती है। मैं जो किया है वैसे ही आगे बढ़ाते रहो इसको, मेरे को भूल जाओ, ये कह रहा था डॉक्टर बॉबिया। एड योर ओन लिंक टू द चेन, खुद एक कड़ी बनाओ, खुद एक कड़ी बनने की कोशिश हम करें। ये परंपरा इसकी और ये अल्कोहलिक्स की चेन जो है वो चलती रहे पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय। With God's help, forge that chain well and truly. It was in this manner, if not in these exact words, that Dr. Bob actually did estimate himself and counsel us. तो इसी चीज को बुनियाद में रखते हुए ये कड़ी है, चेन है, उस चेन का मैं सिर्फ एक लिंक हूँ। यही उसकी सोच थी, इसकी विचारधारा थी डॉक्टर बॉब की, और इसी में उसने अपने आप को भी इसी चेन का एक हिस्सा समझता था डॉक्टर बॉब, और कुछ नहीं समझता। और इसी बात को लेके वो हम अपना अनुमान लगाता था और हमको यानी कि जो आने वाले लोग थे एक उनको काउंसिल करता था, उनको सुझाव देता था, उनको एडवाइस देता था, उनके साथ शेयरिंग करता था, इसी बुनियाद के साथ। तो ये थी डॉक्टर बॉब की कहानी, कैसे प्राक लगी और डॉक्टर बॉब के निधन पे किस तरह से की यादें उमड़ के आई हैं। ना केवल जो लोग उसके साथ थे, लेकिन जिन लोगों के साथ उसने काम किया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जिनको उनके बारे में पता भी नहीं, कभी मिले नहीं फेस टू फेस, सिर्फ नाम ही सुना था। तो कितना आभार डॉक्टर बॉब का, कितनी कृतज्ञता और कितनी यादें जो जुड़ी हुई थी डॉक्टर बॉब के जीवन को लेके। उनके निधन के टाइम पे डॉक्टर बिल याद करते हुए उनके बारे में बात कर रहा है। तो आई थिंक इट्स 7:26, वी टेक अ ब्रेक है। राजकुमार, बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बॉब के पास भी पहुंचा दिए और अब आएंगे हम राजेश जी के पास। वो आए हैं उसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जो भी हमारे को आगे आगे आके बताएं। राजेश जी। जी जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। राजकुमार जी सर्विस के लिए धन्यवाद। और इन पेजों में मैं खो जाता हूँ जैसे ही ये अंतिम दिनों के मतलब ये 5-7 दिन डॉक्टर बॉब के मैं पढ़ता हूँ अपने अपने लिटरेचर में ना, तो यार अनायास ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब इनकी पत्नी एन हो चाहे डॉक्टर बॉब, ये तो कोई दिव्य आत्माएं थी। कौतुल जी थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है वो पहले पैराग्राफ की बात कर लें कि 1935 से 1939 तक सिस्टर अग्निशिया और डॉक्टर बॉब नाम बदल के और वो सॉरी बीमारी बदल के वो नाम बदल के पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं और हायर अथॉरिटी से मिलते हैं 1939 में डॉक्टर बॉब। और सिस्टर अग्निशिया मतलब काफी सहमति क्या पूरे का पूरा झुकाव उनका हायर अथॉरिटी के साथ वो मीटिंग करके फिर एक वार्ड की स्थापना होती है 1939। अब उस वार्ड के बाद 1949 में पट्टी लग रही है जिसमें शराबी जिस हॉस्पिटल में मतलब 1935 में शराबियों को एडमिट नहीं करा जाता था चाहे अपना स्टाफ भी हो, उसी हॉस्पिटल में यार ऐसा क्या कर दिया इन दोनों व्यक्तियों ने, मतलब सिस्टर अग्निशिया ने और डॉक्टर बॉब ने क्या कर दिया कि 1939 में वार्ड का गठन हुआ और 1949 में एक पट्टी लगी और सिस्टर अग्निशिया ने अपना नाम बीच में नहीं डाला। है नहीं अद्भुत है? और सेम डॉक्टर बॉब भी ऐसी। पहली बात, पूरी दुनिया में आपने कोई संस्था सुनी हो तो बता देना कि जिनके को फाउंडर नहीं आज बोलूंगा मैं, जिनके फाउंडर जिन्होंने फाउंड करा उस संस्था को, उन लोगों ने को फाउंडर तो दोनों ने अपने आप को बोला, मैं फाउंडर बोलूंगा, इन दोनों ही फाउंडर ने भाई साहब अपना नाम फेम सब कुछ अल्कोहलिक एनोनिमस को देके चले, सब कुछ। मतलब ऐसी कोई संस्था नहीं मिलेगी, नहीं तो भाई कोई भी दूसरे व्यक्ति होते तो अपने नाम के मंदिर या मठ बना जाते कि भाई साहब इनकी पूजा करो और इन सिद्धांतों का पालन करो। यही तो होती है, यही आध्यात्मिकता है, यही धार्मिकता है। किसी आध्यात्मिक संस्था में भी देख लो सेम है और किसी धार्मिक संस्था में भी देख लो सेम।
1950 में हमारी ट्रेडिशन अप्रूव्ड होगी, ट्रेडिशन अप्लाई हो रहे थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बॉब बीमार पड़े और डॉक्टर बॉब के बीमार पड़ने के बाद बिल डब्ल्यू उनसे ज्यादा बीमार पड़ गए। उनसे ज्यादा बीमार पड़ने का मतलब कि अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने मतलब 1948 से लगे हुए थे बिल डब्ल्यू कि कम से कम भी कॉन्फ्रेंस का सिस्टम बन जाए, किसी प्रकार का कोई अप्रूवल नहीं मिला। अब लास्ट के कुछ इंसिडेंट को मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, हालांकि वो इंसिडेंट बहुत लंबे हैं, लेकिन हो सकता है मैं 10 मिनट में इनको कंप्लीट कर दूं। हालांकि मैं कल या परसों में वो चीजें भी चाहूंगा कि लास्ट अंतिम दिनों में डॉक्टर बॉब के पास जैसे ही लोग आ रहे थे और उनके बारे में उनकी हालचाल पूछ रहे थे, तो भाई साहब वो किस प्रकार से जवाब देते थे। मतलब बहुत से लोगों ने, उनमें हनीटा शिवलिंग है, उनमें बहुत से मेंबर है जिन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं बाद में, और जिन्होंने बोला कि भाई डर नाम की चीज नहीं थी मौत से। मौत से कोई डर नहीं था ना एन को, क्योंकि आज एन का भी जिक्र है। 1 जून 1949 को जैसे जैन की 68 ईयर में डेथ हुई थी, हालांकि ब्लाइंड हो गई थी एन जो है, वो 1.5 साल पहले ब्लाइंड हो गई थी, उससे पहले डेथ हुई। उसके बाद अब ये जो दो दिव्य आत्माएं थी ना, ये पति पत्नी, ये अलग ही हैं भाई सभी, इन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए अलग ही करा। तो मैं पेज नंबर 343 यानी कि लास्ट पेज डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर का पढ़ने जाता हूँ। लास्ट पेज में बिल डब्ल्यू को एकदम संदेशा मिला कि डॉक्टर बॉब का तुरंत एक मेजर ऑपरेशन होने वाला है, और जिस आदमी ने भी संदेशा दिया उसने बोला कि वापस आने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि कैंसर गले को टच कर गया है, और हो सकता है कि एक आधे दिन में उनकी आवाज चली जाए या बाकी चीजें चली जाए और अंदर खाना वाना जाना बंद हो जाएगा, मतलब एक आधे दिन की बात है, और हुआ भी यही है। ये 2-3 दिन के इंसिडेंट है। तो ये पेज नंबर 343 पढ़ने जा रहा हूँ जी। और ये जैसे ही इनको पता लगा, और बिल ने लिखा हुआ कि एकदम मैं उस घर में एंटर हुआ, और यार कितनी बार मैं उस घर में आया हूँ। और फिर बिल रिमेम्बरिंग telling Dr. Bob, if he and I did not act on the matter of continue our silence, we would still taking action. देखो चिंता क्या हो रही है, मरने की चिंता नहीं है, चिंता है अल्कोहलिक एनोनिमस का। अगर एक्शन तुमने नहीं लिया, हाँ नहीं करी, ये जो है वो मेंबरों को नहीं सौंपा, ग्रुपों को अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं दी, तो अल्कोहलिक एनोनिमस खत्म हो जाएगा। और इस लोग बोलेंगे कि वो करके चले गए भाई, अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया और चुप रहे तो एक और एक्शन होगा। एवरीबॉडी वुड सपोज दैट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर मेट विद आवर फुल अप्रूवल। कि जैसा चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ साइलेंट रहते हैं हमारे बीच में मेंबर, साइलेंट का मतलब होता है अप्रूवल, साइलेंट का मतलब होता है अप्रूवल। ये वर्ड बिल ने बॉब को बोले, झिझकोरने वाले वर्ड है कि भाई ये तेरा अप्रूवल, ये तेरा मेरा अप्रूवल चला जाएगा संस्था को, और मैं कुछ नहीं करूंगा अगर तूने सहमति नहीं दी। देखो एक आदमी की मृत्यु 2 दिन में होने वाली है भाई साहब, उसकी सहमति भी चाहिए थी। क्या यार, कौन सी संस्था में बैठे हैं हम लोग। कई बार तो लगता है भाई अद्भुत ही है हमारी संस्था। बिल थॉट दैट वाज द ought of the ought to call the conference anyhow, even if we were failed at first. The movement delegate could come down to New York and see, but A would appear were really like. अब ये बिल डब्ल्यू कह रहा है कि कॉन्फ्रेंस एक बार बुला लेनी चाहिए, अगर फेल भी हो जाती है पहली बार में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम भी ग्रुपों से रिप्रेजेंटेटिव, मतलब डेलीगेट जो होता है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, आके देख तो ले ए में क्या चल रहा है, ये ए वाले मेंबर देखें तो सही, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में कौन से अफेयर हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दे कुड देन डिसाइड whether they would take responsibility or whether they would not. फिर वो डिसाइड करने दो, ये डिसाइड करेंगे कि भाई साहब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, नहीं लेनी होगी तो छोड़ दो भैया, इनको एक बार आके देखने तो दो मैं क्या करने जा रहा हूँ। दैट वुड मेक मी मूवमेंट डिसीजन रेदर देन वन इज टेकन साइलेंस बाय डॉक्टर बॉब एंड मी। तो ये मूवमेंट का डिसीजन है यार, मेरा या तेरा डिसीजन नहीं है। वो उसको कह रहे हैं बॉब को, मेरा तेरा डिसीजन नहीं है भैया, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का फैसला होगा, तुम मान मेरी बात। फाइनली ही लुक्ड अप एंड सेड, अब डॉक्टर बॉब उसकी तरफ देखा गर्दन उठा के और बोला, बिल इट हैज बी ए डिसीजन नॉट अवर, ये अब भी अल्कोहलिक एनोनिमस का डिसीजन होगा, लेट अस कॉल द कॉन्फ्रेंस, इट इज फाइन विद मी। ओके बुला। डॉक्टर बॉब भी नहीं मान रहे थे, लेकिन यहां पर आकर डॉक्टर बॉब ने बोला कोई बात नहीं। जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करा और डॉक्टर बॉब को पता लग गया था, डॉक्टर बॉब की अगर
आप देखोगे तो उनको 4-5 दिन पहले पता लग गया था कि मेरी डेथ होने लगी। और इवन लास्ट डे तो इनके एमा के और दो पति पत्नी इनके साथ रहते थे जो लास्ट तक इनके साथ रहे, लास्ट तक। उस औरत का तो इनके मतलब इतना इनके बच्चों के साथ प्रेम नहीं था, प्यार वो जितना वो अल्कोहलिक फैमिली के साथ इन लोगों का प्रेम था। और उन्होंने भी यार जैसे बच्चे की तरह सेवा करी डॉक्टर बॉब की। A few years later, I took the leave of Dr. Bob, knowing that following week he was undergo a very serious operation. बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, कुछ ही घंटे में मैंने यहाँ से निकलना था, ये बिल कह रहा है। Neither of us dared say what was our hurt. कुछ नहीं कोई बोल सकता भाई साहब दिल में क्या चल रहा है, मतलब हिम्मत ही नहीं हुई है पूछने की कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। बिल कह रहा पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। We both knew that this might well be the last decision that we वुड मेक टुगेदर। दोनों को पता था ये आखिरी फैसला है जो हम दोनों लेने जा रहे हैं। आई वेंट डाउन द स्टेप एंड देन टर्न इट टू द बैक। एक दो सीढ़ियां उतरा बिल और गर्दन मुड़ा के जैसे देखते हैं आदमी को वैसे देखा, बट स्टूड इन डोरवे। और डॉक्टर बॉब बाहर उसको जैसे छोड़ने आते हैं ना तो बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे, टाल एंड अपराइट एज एवर। बिल्कुल वैसे ही, मतलब वो लंबा चढ़ंबा जैसे आदमी होता है, ऊंचा, बिल्कुल गर्दन सीधी खड़ी। some color had some back into cheek and he was careful dressed in the light gray suit। लाइट ग्रे सूट पहना हुआ था और वो हल्की सी जो डॉक्टर बॉब के गालों पे बोलते हुए जो चमक आती थी वो आई, जो रंग आता है वो आया। एंड ही वाज केयरफुली ड्रेस्ड इन लाइट ग्रे सूट। दिस वाज माय पार्टनर, द मैन विद whom आई नेवर हैड ए हर्ड वर्ड। क्या हो सकते हैं यार लोग, ये मेरा वो पार्टनर था जिससे कभी कहा सुनी भी नहीं हुई। नहीं तो होता है ना कि हम मान लो 4 मेंबर काम करते हैं आपस में तो कई बार गुस्सा हो जाता है, कई बार कह रहे कि ये मेरा वो पार्टनर है जिससे कभी कहा सुनी, मतलब हार्ड वर्ड भी नहीं हुए यार आपस में। द वंडरफुल ओल्ड ब्रॉड स्माइल वाज ऑन हिज फेस, सेड ऑलमोस्ट जोकिंगली। ये मजाक में बोले थे, ये सेंटेंस जो आज अतुल जी ने पढ़े ना, ये सेंटेंस मजाक में बोले थे लेकिन बहुत ही गहरे थे। जैसे अतुल जी ने बोला, सच में इनकी गहराई को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। बोला मजाक में था, रिमेंबर विल, लेट अस लॉव थिंक दिस थिंग अप। अरे बिगाड़ मत दियो भाई, खराब मत कर दियो, कीप इट सिंपल। मतलब उसके कहने का मतलब था अग्रेसिएशन बहुत था बिल के अंदर, चीजों को करने का जज्बा बहुत था, फिर अपनी भी चलाने से नहीं चूकता था, इसलिए उसने ये वाले मतलब यार आराम से करियो, कोई बात नहीं, कीप इट सिंपल रखियो भैया, और चीजों को खराब मत कर दियो। और हंस रहे थे और मजाक में ये सेंटेंस बोले। बिल लिख रहा, आई टर्न अनएबल टू से वर्ड। मैं एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला क्योंकि वो देख रहे थे, उनको पता लग गया था दिस वाज द लास्ट टाइम आई एवर सा हिम। ये लास्ट मुलाकात है। जो सीढ़ी पे बिल खड़े हैं और दरवाजे पे डॉक्टर बॉब खड़े हैं और आपस में कन्वर्सेशन हो रही है। और अब इससे आगे जो एमा के का आता है कि एमा किस किस प्रकार से एमा ने जो मतलब उस प्रकार से उनको छोड़ा और इसी दिन इनको हॉस्पिटल जाना है और नेक्स्ट डे शायद इनकी डेथ जो जो हमारी किताबों के अकॉर्डिंग जो है वो उसी दिन। तो ये क्योंकि 37 हो गए, तो ये वाला सीन मैं कल लेना चाहूंगा कि किस प्रकार से लास्ट दिन में और अंतिम आवर्स में किस प्रकार से डॉक्टर बॉब ने जो जो उनकी कन्वर्सेशन हो रही है कि मेरे बच्चों को बुलाओ, या कि कौन सा बच्चा उनके साथ में था, कौन से ए मेंबर उनके साथ में थे, तो उस इस इंसिडेंट को मैं जो है वो कल लेना चाहूंगा। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे आएंगे, हमारे पे विलेज जी का हैंड रेस है।